चलिए लास्ट वीडियो को जहाँ से हम लोग छोड़े थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे एक क्वेश्चन जहाँ पे इस रेसिस्टेंस को किस तरह से जोड़ें कि हमारा यहाँ पे 4 ओम हो और 9 ओम हो। 4 ओम तो हम लोग बना लिए थे, 9 ओम में यहाँ पे थोड़ा सा आपका एरर था। हमने बहुत सारा कॉम्बिनेशन हम लोग देख भी रहे थे लास्ट वीडियो में, तो आंसर नहीं आ रहा था। यहाँ पे आपका 9 ओम ना हो कि कितना होगा, 3 ओम होगा। ठीक है, ये 9 ओम ना होकर यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये 3 ओम। अब किस तरह से इसको हम लोग अरेंज करें कि ये 3 ओम हो जाए। तो सबसे पहला था कि हम लोग अगर बहुत सारा हम लोग कॉम्बिनेशन देखें और यहाँ पे आपका इन तीनों को क्या कर दीजिए, 2, 3 और यहाँ पे 6, तीनों को अगर हम लोग पैरेलल कर देते हैं तो आपका जो रेसिस्टेंस होगा 1/r इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। तो ये हो जाएगा 6, अब 3 प्लस 2 प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा आपका 6/6 1/r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो गया ना। तो 3, 2 और 1, 3 और 3 6 1। ये कितना हो जाएगा, अगर तीनों को हम लोग पैरेलल कर दें तो कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1। अगर इनको इन तीनों में से एक को हम लोग क्या कर दें, यहाँ पे आपका 2 को इधर कर दें और आपका 3 और 6 को इधर कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, तो इसका जो रेसिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 6 × 3 बटा आपका 9। तो यहाँ से हो जाएगा 3 और ये 2, तो ये हो जाएगा आपका 4 ओम। अच्छा 4 ओम वाला तो हम लोग ये जो पहला वाला जो कितना वो इस तरह से था। ठीक है, तब है हमारा यहाँ पे 1 ओम होगा, यानी यहाँ पे 1 ओम होगा। यहाँ पे 9 ना होगा, 3 ना होगा, कितना होगा 1 होगा। ठीक है, ये लगता है हम देखने में मिस्टेक कर दी, यहाँ पे 1 ओम होगा। ठीक है, 1 ओम समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशन वाला और भी क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग यहाँ पे करेंगे। तब अगर हम लोग आगे बढ़े यहाँ से तो लिखा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस। देखिए टेम्परेचर का भी इफेक्ट होगा। देखिए पूरे साइंस में आप जब पढ़ेंगे, चाहे हायर डिग्री कितना भी दूर चले जाएं, अगर इफेक्ट पढ़ना है तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, यही 3 जिसको थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटी भी बोलते हैं। फ्यूचर में आगे जाइएगा तो इसको पढ़िएगा थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी, और इसी तीनों के बारे में जो है हम लोग को पढ़ना होता है। उसी में से एक आपका टेम्परेचर है। द रेसिस्टेंस ऑफ मेटालिक वायर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इसका रेसिस्टेंस भी क्या है ना, इंक्रीज करेगा। रुकावट, जैसे गर्मी के दिन में काम करने का मन करता है क्या रे बाबा, नहीं करता है, पसीना निकल रहा है तो रुक जाते हैं, थक जाते हैं, मतलब रुकावट आ गया ना। ऐसे याद रखिए कि गर्मी के दिन में काम करने का मन करता है, नहीं करता। टेम्परेचर बढ़ा तो काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब काम करने का मन नहीं कर रहा, मतलब रेसिस्टेंस बढ़ गया ना, रुकावट बढ़ गया ना। तो वही, तब आ जाइए यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर। क्या है इलेक्ट्रिक पावर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से न्यूमेरिकल आपको आएगा ही आएगा। The rate at which electric energy is spent in an electric circuit is called electric power. Its unit is watt, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल W से। अगर हम लोग 1 वाट की बात करें तो डिफाइन एज द पावर कंज्यूम बाय ए डिवाइस व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट पासेस थ्रू इट एट द पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। ठीक है, कैसे, तो फॉर्मूला है आपका, यहाँ से हम लोग लिखे P = W/T, मतलब power consuming per unit time which electric appliances spend in an electric circuit is called electric power. Electric energy मतलब वही, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आपका पर यूनिट टाइम जो एक्सपेंस हो रहा है उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, पावर कर रहे हैं। तो इसी को हम लोग लिखते हैं, जो एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो गया, V हो गया, और सॉरी V इसी के इसको अलावा और क्या कहते हैं, V इंटू I, या इसी को हम लोग कह सकते हैं I²R। तो I²R कैसा है, तो यहाँ से V की जगह पे V इक्वल टू चूँकि IR होता है, तो V की जगह पे जो है ना यहाँ पे IR रख देंगे, तो IR और इंटू I, तो क्या हो जाएगा I²R। अब पावर का जो फॉर्मूला है ना वो 2 तरह से यूज कीजिएगा। ठीक है, आप अगर पैरेलल में यूज कर रहे हैं तो आपका V²/R, और अगर सीरीज में कर रहे हैं तो आपका I²R। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि अगर एक से ज़्यादा रेसिस्टेंस आपका सीरीज में है, उसका पावर का अगर रिलेशन पूछ रहा हो तो आपको कैसे करना है, अगर एक से ज़्यादा आपका इसमें है तो आपको कैसे करना है, ये ध्यान रखिएगा। ये आगे क्वेश्चन आएगा, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ऑफ इलेक्ट्रिक
हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट क्या है, मतलब जो भी कंजप्शन होता है ना आपका इलेक्ट्रिसिटी, जैसे लाइट जला रहे हैं, ये लाइट है, ये लाइट है, मोबाइल चला रहे हैं, टीवी चला रहे हैं, तो जितना दिन भर में कितना उठा उसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं हीटिंग इफेक्ट। देखिए कंजप्शन जब होगा एनर्जी का लॉस होगा, एनर्जी का लॉस हीट के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में तो हीटिंग इफेक्ट तो करेगा ही करेगा। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, सारा इलेक्ट्रॉन तो मूव नहीं कर रहा ना, रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस है मतलब लॉस है, और लॉस है मतलब किसके, एनर्जी के फॉर्म में, मतलब हीट डेवलप करेगा। तो जब भी आप कनेक्शन करेंगे तो वायर में कुछ ना कुछ तो हीट डेवलप करेगा, उसी को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसी को पढ़ लीजिए। बैटरी और सेल इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, जाहिर सी बात है। इलेक्ट्रॉन विल कम इन मोशन टू फ्लो थ्रू रेसिस्टर, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। टू मेंटेन दिस करंट द सोर्सेज हैज टू कीप एक्सपेंडिंग इट्स एनर्जी, अब एनर्जी एक्सपेंड करेगा तभी ना ये मेंटेन कर पाएगा। पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज कंज्यूम टू यूजफुल वर्क लाइक रोटेटिंग ऑफ फैन, जैसे फैन ऑन किए, फैन चल रहा है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी आया तो कुछ तो उसको यूज किया ना कंजप्शन को, लेकिन सारा 100% तो कंजप्शन होता नहीं। The rest of the energy of source is converted into heat that rises the temperature of gadgets or electric appliances, ठीक है। तब अगर हम लोग बात करें आगे, दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, तो जो ये हीट निकला उसी को हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। दिस इफेक्ट इज यूटिलाइज्ड इन डिवाइस एज इलेक्ट्रिक हीटर, आयरन, जितना भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है सबसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ये हीट निकलता है। क्यों? क्योंकि सब में रेसिस्टेंस है। कम रेसिस्टेंस, हम लोग कहते हैं ना कि वायर अच्छा वाला वायर दीजिएगा, अच्छा वाला वायर दीजिएगा मतलब जल्दी वो गर्म ना हो, जल्दी खराब ना हो, जल्दी गर्म ना हो मतलब वो गुड कंडक्टर हो। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ऐसा वायर दीजिए जो गुड कंडक्टर हो, तो वो कॉपर वायर निकाल के देता है, एल्युमिनियम वायर नहीं देता है। एल्युमिनियम अगर दे रहा है तो सस्ते के लिए हम लोग भले खरीद लेते हैं, नहीं तो हम लोग कहते हैं कि भाई अच्छा वाला दीजिएगा, कॉपर वाला दीजिएगा, ज़्यादा दिन चलता है वायर। क्यों ज़्यादा दिन चलेगा? क्योंकि उसमें हीटिंग डेवलप कम होगा, और जब हीट कम डेवलप होगा तो वो आपका जो है ना आपका बहुत दिन तक चलेगा वो, ठीक है। यहाँ पे अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको हम लोग मेजर करते हैं 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर में हम लोग करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग 1 यूनिट। क्या बोलते हैं? 1 यूनिट, मतलब is the unit of electric energy which is expended in an electric circuit of 1 kilowatt power in 1 hour। एक घंटे में 1 किलोवाट पावर को अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो हम लोग बोले कि हमारा बिजली कितना उठा है, कितना खर्च हुआ है, या इलेक्ट्रिसिटी कितना खर्च हुआ है, तो 1 यूनिट। और इसी यूनिट को आप सरकार जो है ना कहीं 8 रुपये 6 रुपये जो भी हो, जिस स्टेट में आप हैं उस स्टेट में अलग अलग हिसाब से आपका मीटर रीडिंग आता है, उस हिसाब से आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, ठीक है। इसी पे क्वेश्चन कर लीजिए कि अगर यहाँ पे लिखा ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी तो आपका किलो इलेक्ट्रिक एनर्जी का तो किलोवाट आवर। चलिए छोड़िए। अ हाउस होल्ड यूज द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, रेफ्रिजरेशन ऑफ रेटिंग 400 वाट। अब देखिए पहला जो है आपका 400 वाट, और कितने दिन के लिए? 10 आवर्स, मतलब 10 घंटा एक दिन में, 1 डे। तो कितना हो जाएगा? ये 4000 आपका किलोवाट आवर हो गया, 4000 किलोवाट आवर हो गया, ठीक है। सॉरी 4000 आवर हो गया, 4000 वाट आवर हो गया। अब इसी को 1000 से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 किलोवाट आवर। चलिए अब है दूसरा जो नंबर पे दिया हुआ है, दूसरे नंबर पे जो दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रिक फैन 80 वाट है। कितना? 2 फैन, 2 वो है, और 12 आवर ईच डे, एक दिन में कितना? 12 घंटा, तो 12 आवर, तो 160 इंटू 12, तो 12 7 19 इतना। अब इस ये हो गया क्या आपका? तो वाट आवर, इसी को आप 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 192 किलोवाट आवर। अगर थर्ड वाले की बात करें हम लोग तो इसमें लिखा है 6 इलेक्ट्रिक बल्ब है, और रेटिंग कितना है? 18 है, इंटू ईच 6 घंटा एक दिन में चलता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका? (36 इंटू 18 कर दीजिए, तो आपका ये हो जाएगा 36 इंटू 18 48, 6 और 3, तो ये 8 4 और ये 6, यानी 6 4 और 8, मतलब ये हो जाएगा 0.648 किलोवाट आवर।
बल्ब में वैसे भी अब तो बल्ब में बहुत कम ही इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है ना, बहुत कम कम वाट का होता है। आपका फैन भी अब तो 80 वाट का आ रहा है। ये ऐसा ही नहीं लिखा हुआ है, एक्चुअली मार्केट में आपका है ये, तभी लिखा हुआ है। तब है पूछ रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द हाउस होल्ड फॉर द मंथ, एक मंथ के लिए पूछ रहा है। तो ये एक दिन का इतना, तो मतलब आप अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे अगर बात करें फॉर 1 डे, टोटल कंजम्पशन कितना हो गया, टोटल कंजम्पशन कितना हो जाएगा, तो 4 + 1.92 अब प्लस 0.648, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तब है यहाँ पे आपका सबको प्लस कर दीजिए, तो इधर तो है ये 8 और ये 6 और ये 5 और 15, 1 हो गया 5 और 1 6, ये 6.55, ठीक है, 6.568 ये हो गया आपका किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, ठीक है, इतना यूनिट हो गया। अब बोल रहा है कि एक यूनिट का दाम कितना है, 3 रुपये, एक यूनिट का दाम कितना है, 3 रुपये। तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक दिन का, ये कितना निकला, 1 डे का निकला, हमको निकालना कितना है, 30 डे का, मतलब फॉर 1 मंथ। अब कहेंगे सर मंथ में कौन सा ले, 31 का ले, या अगर नहीं कुछ लिखा हुआ है तो आप 30 डे का निकाल दीजिए, ठीक है, 31 डे नहीं लिखा, 30 डे का निकाल दीजिए, तब कितना हो जाएगा, तो टोटल जो हो जाएगा वो 30 × 6.568, तो अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 24, 3 18 2 20 और 3 25 15 2 17 3 18 अरे 19 और एक डेसिमल हट जाएगा, 3 डेसिमल था तो एक हट जाएगा, तो यहाँ पे 1 2 3 197 यूनिट, 197 यूनिट आएगा। अब है कि एक यूनिट का खर्च कितना है, 3 रुपया, एक यूनिट का खर्च कितना है, 3 रुपया, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 197 इंटू कितना हो जाएगा, 3 21 और 3 9 27 29 और 3 2 6 691 रुपये का आपका बिल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 resistor of resistance R and 2R are connected in, देखिए सीरीज और पैरेलल वाला आ गया, ठीक है, सीरीज, यहाँ सीरीज में दिया हुआ है, तो उनके पावर का रेशियो निकालना है, उनके पावर का रेशियो निकालना है। तो पावर जो फॉर्मूला लेंगे यहाँ पे लेंगे I²R। क्यों लेंगे I²R, क्योंकि अगर सीरीज की बात करें तो सीरीज में I कांस्टेंट होता है, I क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तब वही हम लोग रेसिस्टेंस R और R का लेंगे। तो अगर हम लोग पहले रेसिस्टेंस की बात करें तो P = I²R, अगर दूसरे रेसिस्टेंस की बात करें तो P = I²2R होगा ना। तब अगर हम लोग देखें, P1 और P2 कर दीजिए, ठीक है, तो हम लोग P1/P2 अगर कर दें तो I²R बटा I²2R कितना हो जाएगा, कितना गंदा लिख रहे हैं भाई, इतना बवाल गंदा लिख रहे हैं, I²2R, तो ये I से I कट गया, R से R कट गया, मतलब 1/2, तो आपका P1:P2 कितना हो जाएगा, 1:2। अगर यही पैरेलल दिया रहता, ये सीरीज दिया है ना, अगर यही क्या लिखा रहता, पैरेलल लिखा रहता है, तब क्या रहता, तो इसी को लिख दीजिए फॉर पैरेलल। अगर पैरेलल रहता तब क्या रहता, तो फॉर्मूला लेते P = V²/R, तो यहाँ से P1 हो जाता V²/R, आपका P2 हो जाता V²/2R। तो अगर हम यहाँ पे P1/P2 करते तो कितना हो जाता, V²/R/V²/2R, ये V से भी कट गया, ये 2R ऊपर चल गया, R इधर कट गया, मतलब P1:P2 = क्या हो जाएगा आपका, 2:1 पावर कंजम्पशन। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से न्यूमेरिकल को भी बनाते चलिए, साथ साथ बनाते चलेंगे तो अच्छा रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। ईएमएफ ऑफ सेल, अब थ्योरी वाला फिर से क्वेश्चन आ गया। ईएमएफ ऑफ सेल क्या है, तो द एनर्जी गिवन बाय अ सेल इन द फ्लो ऑफ यूनिट चार्ज इन द होल सर्किट
इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको फुल फॉर्म में कहेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। द एनर्जी गिवन बाय द सेल इन द फ्लो ऑफ यूनिट चार्ज के फ्लो में जो एनर्जी दिया अब द होल सर्किट, उसी को कहते हैं हम लोग ईएमएफ ऑफ द सेल। इसका भी यूनिट क्या रहेगा? वोल्ट रहेगा। इसका भी यूनिट क्या रहेगा? वोल्ट। और शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं वी। और 1 वोल्ट के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तब है आपका पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो दो टर्मिनल के बीच में अगर एनर्जी चार्ज का अगर फ्लो चेंज हुआ, डिफरेंस है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। अरे डिफरेंस है तो 2 पॉइंट्स तो होगा ना कम से कम, ठीक है। तो लिखा है फॉर द फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सर्किट द एनर्जी कंज्यूम बाय द सेल इन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड, ठीक है। व्हेन द सेल इज इन यूज, अगर सेल को यूज कर रहे हैं तब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तभी वो फ्लो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में। तो ईएमएफ जो है वो ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज, ये ध्यान रखिएगा। यही आपके लिए बेस्ट चीज है कि सेल का ईएमएफ जो है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो ज़्यादा होगा पोटेंशियल डिफरेंस से हमेशा। ये थ्योरी छोटा सा एक टॉपिक था, यहाँ पे हम लोग खत्म कर लीजिए। इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल, सेल के अंदर का रेसिस्टेंस स्मॉल आर से, ये देखिए आगे का चीज़ है। 11 12 में जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा हम बतला दे रहे हैं, जान जाइए। द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ द सेल टू फ्लो करंट थ्रू इट इज कॉल्ड इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। मतलब द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब जिस सॉल्यूशन में आप डाल रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे एक सेल है ना, बैटरी मान लेते हैं, ये जो बैटरी है ना, तो उसके अंदर का भी तो रेसिस्टेंस होगा ना, बैटरी के अंदर का भी तो रेसिस्टेंस होगा, क्योंकि यहाँ भी तो चार्ज फ्लो करेगा ना। और जब इसको सर्किट में जोड़ेंगे, वो ये जो सर्किट जोड़े तो ये वायर वगैरह जो है ना, वायर का, तो यहाँ जो रेसिस्टेंस है ये वायर का, और ये सेल का जो रेसिस्टेंस है इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल आर से इंटरनल रेसिस्टेंस छोटा है ना, उसका वैल्यू बहुत छोटा होता है, इसलिए 10 तक तो इसका यूज भी नहीं करेगा, 12 में जाइएगा तो इसका यूज है, ठीक है। तब है आपका गैल्वेनोमीटर। तो क्या है आपका? गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर, आमीटर, वोल्टामीटर, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट एंड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सर्किट। तो ये क्या करता है? तो किसी सर्किट में करंट है कि नहीं ये बतलाता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है, इतना ही जानना है। आमीटर अब ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो करंट के बारे में बतलाएगा, वोल्टामीटर वी से रिप्रेजेंट करते हैं वो वोल्ट के बारे में बतलाएगा। तो टू यूज टू मेजर करंट। अब देखिए हम लोग पढ़े हैं कि सीरीज में जो है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन लेते हैं तो हम लोग यहाँ क्या जोड़ते हैं? आमीटर जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? आमीटर जोड़ते हैं। तो क्या हमारा क्वेश्चन है कि सीरीज में क्या हम लोग वोल्टामीटर नहीं जोड़ सकते हैं? जोड़ सकते हैं, लेकिन ज्यादा जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर रेसिस्टेंस का आपका आई जो है वो आई तो सेम रहेगा, वोल्टेज क्या रहेगा आपका? अलग अलग रहेगा। ये V1 रहेगा, इसके लिए V2 रहेगा। तो जितना रेसिस्टेंस उतना वोल्टामीटर सीरीज में, तब आप अलग अलग रेसिस्टेंस का अलग अलग वोल्टेज जान पाएंगे, तो ज़्यादा खर्चा होगा। इसलिए हम लोग जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो हम लोग आमीटर जोड़ देते हैं, हम लोग उसमें करंट मेजर कर लेते हैं। करंट क्यों? क्योंकि करंट कांस्टेंट है, एक भी अगर आमीटर लगा दिए तो पूरे सर्किट का आपको करंट बतला देगा। अगर वोल्टामीटर की बात करें तो वो क्या मेजर करेगा? वोल्ट मेजर करेगा। तो इसको जब भी लगाएंगे तो हम लोग किस में लगाएंगे? आपको पैरेलल में लगाएंगे। पैरेलल में एक जगह कहीं कनेक्शन कर दिए, एक जगह कहीं हम लोग कनेक्शन कर दिए वोल्टामीटर को, हमारा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें करंट वेरिएबल है लेकिन वोल्टेज कांस्टेंट है। तो जिसमें वोल्टेज कांस्टेंट है उसमें वोल्टामीटर, जिसमें करंट कांस्टेंट है उसमें आमीटर, ऐसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाइए आमीटर पे। ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज सर्किट, ऑलवेज कनेक्टेड। तो क्या हम पैरेलल में नहीं कर सकते हैं? अरे कर सकते हैं बाबा, कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग रेसिस्टेंस के लिए अलग अलग फिर करना पड़ेगा पैरेलल में। क्यों पैरेलल में? क्योंकि पैरेलल सर्किट की बात करें तो यहाँ पे I1 और यहाँ पे I2, तो हर रेसिस्टेंस का अलग अलग करंट, तो बहुत ज़्यादा आमीटर आपको ऐड करना पड़ेगा, हर रेसिस्टेंस के लिए अलग अलग करना पड़ेगा। रेसिस्टेंस ऑफ आमीटर इज क्वाइट लो, आइडियली जीरो, ऐसे जीरो होता है। When a wire of low resistance is connected in the parallel with the coil of galvanometer, it get converted into a ammeter. Ammeter में चेंज कर, ये याद रखिए, कंपटीशन में पूछता है, 10th में तो नहीं पूछेगा। जितना चीज़ है ना इतना 10th में नहीं पूछा जा रहा है, इतना परेशान नहीं करेगा। बस पूछेगा कि आमीटर कहाँ जोड़ते हैं, वोल्टामीटर कहाँ जोड़ते हैं। तो वोल्टामीटर, वोल्ट कांस्टेंट किस में है? पैरेलल में, तो वोल्टामीटर। करंट कांस्टेंट किस में है? सीरीज में, तो ये। Always connected in parallel in the circuit. Resistance of the voltmeter is very high. Resistance of the voltmeter is very high. Voltmeter का resistance very high.
When a high resistance is connected in series with the galvanometer, it becomes voltmeter. समझे? गैल्वेनोमीटर में अगर हाई रेजिस्टेंस जोड़ दिए तो वो वोल्टमीटर के जैसा काम करेगा, अगर गैल्वेनोमीटर में लो रेजिस्टेंस जोड़ दिए तो वो एमीटर के जैसा काम करेगा। ठीक है, यहाँ से आपका ये अलग अलग आपका तब आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज। अब हम लोग वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज के साथ और अप्लायंसेस के साथ, सेफ्टी के साथ। इसमें कुछ और है तो कि हम लोग देखेंगे क्या करते हैं। ठीक है, थैंक यू।